नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने हमारा क्या किया था, अकाउंट के पहले लेक्चर में मैंने साझेदारी के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया था कि साझेदार किसे कहते हैं, साझेदार के लक्षण क्या थे, साझेदार पे असर करने वाले कारक कौन से थे, करार क्या था, करार पत्र के अनुसार जो भी बातें थे उसके लक्षण क्या थे, उसके अंदर जानकारी क्या थी, सारा टॉपिक मैं ला चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हमारे सब में विस्तृत जानकारी बता चुका हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आज हमें क्या करना है, साझेदारी करार के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं भारतीय साझेदारी कानून नियम के अनुसार 1932 के नियमों के अनुसार, ठीक है, याद रखना 1932 के नियमों के अनुसार साझेदारी करार के कुछ नियम बनाए गए हैं, उस नियम के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। उसी के साथ साथ पूंजी खाता है जो हमने लास्ट ईयर क्या किया था 11वीं क्लास में, पूंजी खाते के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि हाँ एक कंपनी रहती थी, कंपनी के आधार पे हमें क्या करना पड़ता था, पूंजी खाता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वहां पर केवल एक ही की मालिकी होती थी। और यहाँ पर साझेदारी पेढ़ी है जिसमें साझेदार अलग अलग रूप से हैं और अलग अलग साझेदार अलग अलग पूंजी के रूप में पैसा लेके आते हैं। उससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ता है, पूंजी खाता बनाना पड़ता है। तो हम पूंजी खाता क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, उसके साथ लाभ हानि वितरण खाता क्यों जुड़ जाता है, इसके बारे में आप सभी को विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक पर, साझेदारी। जैसा कि बच्चे लोग आप सभी को मैंने करार के बारे में बताया था, उसी करार के अनुसार अभी हमें क्या करना है, साझेदारी कानून 1932 यानी हमारा नियम कब आया था, 1932 में आया था। 1932 के अंदर क्या क्या नियम बनाए गए थे वो सभी आपके सामने रख दिया गया है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को दे देता हूँ। जैसे कि इसमें साझेदारी कानून 1932 में पेढ़ी के हिसाब करने वाले प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए, कौन कौन से नियम हटाए गए, ये बताया गया है। जिसमें सबसे पहला है पूंजी से संबंधित। तो पूंजी से संबंधित करार के अनुसार क्या कहा गया है कि साझेदारी पेढ़ी में कौन कितनी पूंजी लाएगा वो उसकी समझ के आधार पे, कौन कितनी पूंजी लाएगा उसके समझ के ऊपर है। मतलब साझेदार के जो जितना लाना चाहे उतना ला सकता है, लेकिन लाने के साथ साथ आप सभी को क्या करना पड़ेगा, करार में लिखना पड़ेगा कि इस साझेदार ने इतना पैसा दिया, इस साझेदार ने इतना पैसा दिया, इस साझेदार ने इतना पैसा दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ए बी और सी। वैसे इस पॉइंट के बारे में जानकारी दे भी चुका हूँ, लास्ट वाले वीडियो में हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। ए बी सी साझेदार हैं जिन्होंने ए ने हमारे कितना दिया था, 30,000 दिया था, या फिर बी मान लो 1 लाख दिया था और सी मान लो 50,000 दिया था, ठीक है। अब इन्होंने अपनी समझ के अनुसार क्या किया, साझेदारी पेढ़ी में पूंजी इतना लेकर आए। तो ये करार में तुम्हें दर्शाना पड़ेगा कि साझेदारी ने करार में 30,000 की पूंजी दिया, 1 लाख की पूंजी दिया और 50,000 की दिया। ए ने 30,000, बी ने 50,000 और सी ने कितना दिया, 1 लाख दिया और सी ने कितना दिया, 50,000, ठीक है। ये तो करार पत्र में तुम्हें दर्शाना जरूरी है। फिर उसके बाद से और अगर बाई चांस मान लो एक बी भी साझेदार में ला लेता हूँ, जो क्या कर रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि साझेदार पैसा नहीं देता, वो फिर भी साझेदार रहता है। तो उसका रीजन क्या होता है ये मैं आप सभी को समझा देता हूँ। कई बार होता है कि हर एक चीज पैसे से नहीं होती, कुछ माइंड से भी होता है। तो बच्चों यहाँ जो माइंड होता है, मतलब माइंड वाले को पैसा देने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास थोड़ा दिमाग कम होता है, जिसके पास पैसे कम होते हैं उसके पास दिमाग ज्यादा होता है। तो दिमाग वाले को ऐड करने के लिए उसने क्या किया है, साझेदारी में कुछ हिस्सा दे देता है, इससे उसको पूंजी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये है साझेदारी का पूंजी से संबंधित जानकारी। दूसरा पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। तो साझेदारी करार के अनुसार अगर पूंजी पर ब्याज गणना करने के लिए कहेगा, पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए कहेगा, तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा। और अगर इसके बारे में कोई सूचना नहीं होगी तो उसको पूंजी पर ब्याज देने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, लाभ हानि का प्रमाण। तो लाभ हानि का प्रमाण बच्चों, अगर तुम्हारे सामने साझेदारी करार पत्र के अनुसार अगर साझेदारों के बीच लाभ हानि का प्रमाण बांटने के लिए कहा जाएगा और उसका प्रमाण दिया जाएगा तो तुम्हें बांटना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो बांटने के नहीं बांटना पड़ेगा। लेकिन जब उस प्रमाण अगर नहीं दिया है तो उस प्रमाण को हम क्या मानेंगे, समान प्रमाण में बांटेंगे। तो सभी साझेदारों को क्या कर देंगे, समान प्रमाण में बांट देंगे। तो तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर हुआ। चौथा पॉइंट क्या है, आहरण पर ब्याज। जिस तरह पूंजी पर ब्याज अगर समायोजन में या करार के अनुसार दिया गया है तो पूंजी पर ब्याज दोगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं दोगे। उसी तरह आहरण पर भी ब्याज के बारे में बता रहा हूँ। आहरण पर ब्याज के बारे में अगर करार में दिया है तो आहरण पर ब्याज दोगे, और अगर आहरण पर ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं होगी तो आहरण पर ब्याज देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या है, साझेदारी को वेतन, बोनस, पारिश्रमिक और कमीशन ETC तुम्हें देना हो, ठीक है। अगर साझेदारी करार पत्र के अनुसार
अगर साझेदार को वेतन देने के लिए बोला जाए, बोनस के लिए बोला जाए, पारिश्रमिक के लिए बोला जाए या कमीशन के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे, पेड़ी को क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। और अगर साझेदारी करार के अनुसार इनके बारे में कोई सूचना ना हो, वेतन के बारे में कोई सूचना ना हो कि साझेदार को वेतन देना है, कि बोनस देना है, कि कमीशन देना है, कि पारिश्रमिक देना है, ऐसी कोई सूचना नहीं होगी, तो आप सभी को पेड़ी को किसी भी प्रकार से उनको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है पॉइंट लोन पर ब्याज का। लोन के ब्याज वाला मैं पहले भी पॉइंट कर चुका हूं करार के अनुसार। अगर साझेदारी करार में लोन के बारे में अगर कोई परसेंटेज ब्याज के लिए दिया जाएगा तो उसको उसके अनुसार निकाल लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया जाएगा तो लोन पर निर्धारित है कि 6% की दर से ब्याज देना कंपलसरी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये जिसके लिए कि लोन पर अगर साझेदारी करार पत्र के अनुसार लोन पर ब्याज की कोई गणना ना दी जाए, सूचना ना दी जाए, तो लोन पर ब्याज में कितनी परसेंट की दर से दिया जाता है, तो कितने परसेंट के दिया जाता है, 6% की दर से ब्याज देना पड़ता है। फिर उसके बाद है योग्य खर्च। योग्य खर्च क्या है बच्चों, जैसे मान लो साझेदारी पेड़ी में साझेदार कोई योग्य खर्च करता है पेड़ी के लिए, तो वो उसको क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट थोड़ा सा हटके है। योग्य खर्च में अगर साझेदार पेड़ी के लिए अतिरिक्त खर्च करता है तो उसको वसूल करने का सहमत रखता है, क्योंकि उसमें करार के अनुसार कहे चाहे ना कहे हम योग्य खर्च को वसूल कर सकते हैं अगर तुमने पेड़ी में उसको दर्शाया है तो। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा पूंजी खाते का है। तो पूंजी खातों को कितने भागों में बांटा गया, कैसे कैसे बांटा गया, ये मैं सबको आपको अभी समझाऊंगा। तो जैसा कि बच्चा आप सभी के सामने मैंने क्या रखा है, साझेदारी का पूंजी खाता। तो बच्चों ये साझेदारी का पूंजी खाता इस साल क्यों आईएमपी है, 11वीं में क्यों आईएमपी नहीं था, इसका मैं रीजन आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। तो बच्चों जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 11वीं में वार्षिक हिसाब में पूंजी खाते के बारे में, तो पूंजी में उसमें क्या होता था, कंपनी का वार्षिक हिसाब बनाते थे। तो कंपनी के वार्षिक हिसाब में केवल एक ही व्यक्ति जो था वो पूंजी लाकर व्यवसाय को प्रारंभ करता था, जिसकी वजह से उसको पूंजी खाता दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सर इसमें क्यों दर्शाने की जरूरत पड़ती है, इसमें क्यों जरूरत पड़ेगी, तो बच्चों इसमें इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि कौन सा साझेदार कितना रुपए लेके आ रहा है, कितना रुपए लेके जा रहा है, उसके बाद कितना उसको लाभ हो रहा है, पेड़ी के साथ कितना लाभ हो रहा है, और कितना वेतन देना है, कितना कमीशन देना है, ये सब साझेदार को अलग अलग से दर्शाना पड़ता है। लेकिन कंपनी के वार्षिक हिसाब में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, इसलिए पिछले साल पूंजी खाता दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम क्या करते थे, आर्थिक चिट्ठे में हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसका लिखते थे फॉर्मेट में, पहले पूंजी लिखते थे, फिर शुद्ध लाभ लिखते थे, फिर उसके बाद माइनस आहरण करते थे, फिर पूंजी प्लस पूंजी ब्याज लिखते थे, माइनस आहरण ब्याज लिखते थे। इस तरह से हम कुछ फॉर्मेट के अनुसार दर्शाते थे। लेकिन इस साल इस पूरे फॉर्मेट को दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, अलग अलग साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। तो बच्चों यहाँ पूंजी खाता इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कौन सा साझेदार कितना रुपए लाएगा और कितना रुपए लेकर जाएगा, उससे संबंधित सारी जानकारी हमें किस में दर्शानी पड़ती है, पूंजी खाता में दर्शानी पड़ती है। तो बच्चों पूंजी खाता तो पता चल गया, पूंजी खाता क्यों हमें 12वीं बनाना पड़ रहा है और 11वीं में क्यों नहीं बनाना पड़ता था। तो बच्चों आते हैं पूंजी खाता बनाते हैं, लेकिन बनाते किस प्रकार है। तो बच्चों पूंजी खाता बनाने की 2 पद्धति है, जो कि 2 पद्धति है। एक अस्थिर है, अस्थिर पूंजी पद्धति साझेदार का, समझ जाओ, और दूसरा हमारा क्या है, स्थिर साझेदार का पूंजी या तो पूंजी की पद्धति। ठीक है, अब यहाँ इसको 2 भागों में बांटा गया, तुम्हें शब्दों पर से पता चल रहा होगा, अस्थिर और दूसरा क्या है, स्थिर। ठीक है, यहाँ अस्थिर और स्थिर। तो बच्चों यहाँ पे क्या शब्दों से पता चल रहा है, अस्थिर मतलब जो स्थिर न रहे, और स्थिर मतलब जो कि हमारा स्थिर रहे, मतलब रुका हुआ रहे। कहने का मतलब ये है, दोनों का मैं देखो एक साथ परिभाषा बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है 99% तुम्हें क्लियर भी हो जाए। देखो सबसे पहले अस्थिर पूंजी खाता पद्धति किसे कहते हैं, तो ये मैं आप सभी को समझा दूं। तो जिस पूंजी खाता पद्धति में साझेदारों के अंदर प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष दोनों के बीच अगर अंतर दिखाई देता है, तो ऐसी पूंजी खाता की पद्धति को क्या कहा जाता है, अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति मतलब क्या होता है कि जब साझेदार की प्रारंभिक शेष की पूंजी और अंतिम शेष की पूंजी दोनों के बीच में अंतर दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्थिर पूंजी खाता की
पद्धति कहते हैं। तो स्थिर किसे कहते हैं सर? स्थिर पूंजी का पद्धति किसे कहते हैं? तो स्थिर पूंजी पद्धति में क्या होता है बेटा कि इसमें हम क्या करते हैं, चालू वर्ष मतलब चालू साझेदारों की प्रारंभिक शेष की पूंजी और अंतिम शेष की पूंजी दोनों कैसे हो? बराबर। दोनों अगर बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर पूंजी की पद्धति कहते हैं। तो सर इसको एक्सप्लेन करके बताइए ना कैसे कैसे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मैंने ए, बी और सी तीन साझेदार रख दिया मैंने, और इन तीन साझेदारों की पूंजी लिख देता हूं, प्रारंभिक शेष की पूंजी। प्रारंभिक शेष की पूंजी इन्होंने जब लाया था तो 50,000 था, 1,00,000 था और 30,000 था, ठीक है। लेकिन जब शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए तो उसमें मान लो इसका हो गया 80,000, फिर इसका हो गया 1,20,000 और इसका हो गया 50,000, ठीक है। अब तुम्हें शब्दों से पता चल रहा होगा जो मैंने कहा था कि अस्थिर पूंजी खाता पद्धति अर्थात जब साझेदारों की प्रारंभिक शेष, पूंजी की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में दोनों में परिवर्तन दिखाई दे, दोनों में परिवर्तन दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं? अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्थिर में क्या होता था सर? स्थिर में क्या होता था? तो स्थिर में हमारा जैसे मैंने लिखा ए, बी और सी, ए, बी और सी मैंने रखा, और इसमें जैसे मान लो यहाँ पे 50,000 पूंजी पे रखा, यहाँ पर 1,00,000 रखा और यहाँ पे 30,000 रखा, ठीक है, सेम टू सेम है। और यहाँ की प्रारंभ, ये हमारा कौन सा है? प्रारंभिक शेष, यानी शेष आगे लाए हैं, और इसी में सेम टू सेम यही सेम रकम आ गई 50,000, 1,00,000 और 30,000, ठीक है। अब देखो इनके पूरे पूंजी की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष, शेष आगे ले गए, ठीक है। अब देखो प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो कोई अंतर नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहेंगे। और जब अंतर दिखाई दे, अंतर दिखाई दे, देखो कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ 30,000 का दिख रहा है, यहाँ पर 20,000 का दिख रहा है और यहाँ पर भी 20,000 का अंतर दिख रहा है। तो जिसमें अंतर दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे? अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, और जिसमें अंतर 0 रहे उसको हम क्या कहेंगे? स्थिर पूंजी खाता पद्धति। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्या क्या स्टेप है मैं आप सभी को समझाता हूँ। जैसा कि आप सभी को मैं क्या बता रहा था, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति और स्थिर पूंजी खाता पद्धति दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है मैं आप सभी को समझा देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शेष पर। तो याद रखना अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति का, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में सबसे पहले याद रखना इसकी शेष पर जो शेष आगे लाए लेते हैं तो इसकी जमा शेष होती है कि उधार शेष होती है। इसमें शेष आगे ले गए उसमें उधार शेष होती है, जमा शेष होती है। ये दोनों क्या होता है? इसके अस्थिर के अंदर आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी दोनों बाकी है। अस्थिर पूंजी खाता की खाता पद्धति में पूंजी की दोनों शेष होती है, दोनों शेष होती है। लेकिन जबकि मैं स्थिर पूंजी खाता पद्धति की मैं बात करूं, स्थिर पूंजी खाता पद्धति की मैं बात करूं तो इसके अंदर याद रखना इसकी केवल कौन सी शेष होती है? जमा शेष होती है। ये दोनों शेष का मतलब उधार शेष भी हो सकता है और जमा शेष भी हो सकता है। ये मोस्ट आईएमपी है। एग्जाम में 1 नंबर के लिए आपको पूछा जाता है कि अस्थिर पूंजी खाता पद्धति की कौन सी शेष बाकी होती है। तो याद रखना एमसीक्यू में तुम्हें क्या लिखना है? उधार शेष भी होता है, जमा शेष भी होता है। जबकि एमसीक्यू में क्या देगा? उधार शेष होता है, ऑप्शन बी जमा शेष होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? दोनों होता है, क्योंकि अस्थिर पूंजी खाता पद्धति की शेष कैसी होती है? उधार शेष भी होती है और जमा शेष भी होती है। लेकिन जबकि स्थिर पूंजी खाता पद्धति में क्या होता है? केवल और केवल कौन सा होता है? जमा शेष होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, केवल और केवल क्या होता है? जमा शेष होता है, इसमें कोई भी उधार शेष होती नहीं। फिर सेकेंड पॉइंट आता है इसके अंदर कि खाते कौन कौन से दर्शाए जाते हैं। खाते कौन कौन से दर्शाए जाते हैं? तो इसके अंदर केवल और केवल एक खाता बनता है, साझेदार का पूंजी खाता।
साझेदारों का पूंजी खाता। वो किस में बनता है? अस्थिर में बनता है। जबकि स्थिर पूंजी खाता पद्धति में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है साझेदार का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, और जबकि दूसरा नंबर हमारा बनता है चालू खाता। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया साझेदार का पूंजी खाता की हमेशा शेष कौन सी होगी? जमा शेष होगी। तो सर चालू खाते की शेष कौन सी होगी? तो यहाँ पर साझेदार का पूंजी का शेष हमेशा जमा होगा, जबकि चालू खाते का उधार शेष भी हो सकता है और जमा शेष भी हो सकता है। यहाँ मैं दोनों लिख देता हूं, उधार शेष भी हो सकता है और जमा शेष भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर केवल पूंजी खाते में, स्थिर पूंजी खाता पद्धति में केवल पूंजी खाते में हमेशा याद रखना शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए, दोनों सेम रकम को हम ऊर्ज दलपट में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। जबकि चालू खाते को ऐसा नहीं लिख सकते और अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में पूंजी खाते को भी इस तरह से हम नहीं लिख सकते। तो इसके बाद अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि सारे अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में उधार साइड पे कौन कौन सी एंट्री होती है। तो इसमें एक उधार पक्ष होता है और एक जमा पक्ष होता है, दोनों के लिए सेम वही है, उधार पक्ष और जमा पक्ष दोनों के लिए होगा। लेकिन यहाँ की उधार पक्ष में क्या आएगा ये मैं आप सभी को बता दूं। तो सबसे पहला आता है आहरण, दूसरा आता है आहरण ब्याज, तीसरा आता है वितरण पात्र हानि और इत्यादि। इसके अलावा बहुत भी कुछ आते हैं, वो देखेंगे हम सवालों के अंदर। ठीक है, तो लाभ हानि पूंजी खाता के अस्थिर पद्धति में ये पूंजी खाते के उधार पक्ष में, उधार पक्ष में क्या क्या आता है? तो आहरण आता है, आहरण पर ब्याज आता है, फिर वितरण पात्र हानि आता है, उसके बाद ईडीसी। इसके अलावा कुछ भी आ सकते हैं, सवाल आएंगे तो हम देखेंगे। उसी तरह जब हम इस पर आते हैं तो पूंजी खाते पे केवल शेष आगे लाए लिखा जाता है। पहला पॉइंट में इसमें क्या लिखेंगे? शेष जमा शेष होती है, तो इसमें शेष हमेशा क्या आएगा? पूंजी खाते की मैं बात करूं तो पूंजी खाते में कोई एंट्री नहीं होगी, शेष आगे लाए और शेष आगे ले गए। जबकि चालू खाते में जो एंट्री यहाँ पर है वही सेम एंट्री कहाँ आ जाएगी? चालू खाते में आ जाएगी। सबसे पहला एंट्री आएगा शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, फिर उसके बाद आहरण, उसके बाद आहरण ब्याज, फिर उसके बाद वितरण पात्र हानि इत्यादि इत्यादि। इसके अंदर एंट्री आएगी जो कहां पे दर्शाया जाएगा? चालू खाते के ठीक इसमें। यानी ये जो शेष आगे लाए हैं वो किसका है? चालू खाते का प्रारंभिक शेष है। ठीक है, और उसी तरह अगर मैं जमा शेष की बात करूं, जमा शेष में थोड़ा ज्यादा एंट्री आती है, यहाँ पर भी शेष आगे लाए लिख सकते हो, शेष आगे लाए। ठीक है, अब यहाँ पर जमा शेष की मैं बात करूं तो जमा शेष में हमेशा याद रखना पूंजी खाते का उधार पक्ष जो होता है वो खर्च के लिए होता है और जो जमा पक्ष होता है वो साझेदार के लिए आवक होता है। और इसी का उल्टा किसके लिए होता है? पेढ़ी के लिए होता है। जो साझेदार के लिए आवक होगा वो पेढ़ी के लिए खर्च होगा और जो पेढ़ी के लिए आवक होगी वो साझेदार के लिए क्या होगा? खर्च होगा, खर्च या नुकसान होगा। तो यहाँ पे आते हैं जमा शेष पे साझेदारों के। तो साझेदारों के जमा शेष पे सबसे पहले एंट्री किसकी आती है? मतलब एंट्री तो सारे आएंगे लेकिन कौन कौन से आएगा ये बता दूं। तो सबसे पहले आएगा वेतन, बोनस, ठीक है, कमीशन। मतलब साझेदारों को जितना भी कहा जाएगा देने के लिए सब इसके अंदर आएगा, वो हमारा आवक के रूप में रहेगा। शेष आगे लाए वो जमा शेष के अनुसार, शेष आगे लाए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या आ सकता है? बोनस हो चुका, कमीशन हो चुका, पारिश्रमिक इत्यादि। और जबकि ये पूंजी खाते में एक ही खाता बनता है जिसके अनुसार ये जमा शेष में दर्शाती है, जबकि ये सारी की सारी एंट्री कहाँ चली जाएगी? चालू खाते में चली जाएगी। किसके अंदर? स्थिर पूंजी खाता पद्धति के अंदर। तो यहाँ मैं लिखूंगा शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, फिर उसके बाद क्या होगा? वेतन, बोनस, कमीशन,
फिर इसके बाद वितरण पात्र लाभ, फिर उसके बाद पारिश्रमिक और इत्यादि आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वितरण पात्र लाभ नहीं लिखा, लिख लेना वितरण पात्र लाभ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद का हमारा पॉइंट किसका आता है कि शेष आगे ले गए, उधार शेष आया कि जमा शेष आया। उधार शेष आया तो कहाँ लिखोगे, जमा शेष आया तो कहाँ लिखोगे। याद रखना इसके अंदर सेम वही चीजें हैं, जैसा इसके अंदर करोगे सेम ऐसा इसके अंदर भी होगा। अगर इसका उधार शेष आएगा तो संपत्ति में लिखोगे, जमा शेष आया तो दायित्व में लिखोगे। सेम यहाँ पर भी चालू खाते के अगर उधार शेष आएगा तो संपत्ति में लिखना पड़ेगा, और अगर जमा शेष आया तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, दायित्व में लिखना पड़ेगा। ये मैं लिख के समझा देता हूँ। यदि चालू खाते की उधार शेष हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उधार शेष हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, संपत्ति साइड में लिखना पड़ेगा। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति साइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर जमा शेष हुआ तो यदि चालू खाते के जमा शेष हो तो हम क्या करेंगे, अगर चालू खाते की जमा शेष होगा तो क्या करेंगे, उसको आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा चालू खाते की, और सेम टू सेम तुम्हारा किधर आ जाएगा, अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति के अंदर भी आएगा। और अगर उधार शेष आया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, उधार शेष आए तो कहाँ लिखोगे, संपत्ति में लिखोगे। ठीक है, जैसा कि इसमें कहा गया था। और अगर जमा शेष आए तो हमें क्या करना पड़े, जमा शेष आए तो हमें पूंजी दायित्व साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके साथ ये हमारा तो क्लियर हो गया पूंजी खाता की पद्धति, जो दो भागों में हमने बांटा था, जिसमें अस्थिर और स्थिर पूंजी खाते के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने दे दिया। इसके बाद आता है लाभ हानि वितरण खाता। तो बच्चों लाभ हानि वितरण खाता क्यों तैयार किया जाता है, लाभ हानि वितरण खाता क्यों तैयार किया जाता है, ये मैं आप सभी को समझा दूं। जैसे लास्ट ईयर हमने कंपनी में सीखा था, कंपनी में जो हम लोग शुद्ध लाभ हानि खाते का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि लिखते थे, तो वही शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि हम साझेदारों के बीच में कितना लाभ होगा और कितनी हानि होगी वो जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, लाभ हानि वितरण खाता। तो बच्चों को मैं पूरी तरह से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। जैसा कि मैं आप सभी को लाभ हानि वितरण खाते के बारे में बता रहा था, तो लाभ हानि वितरण खाते के जो उधार पे रकम आती है, जो जमा पे रकम आती है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत से जानकारी करेंगे। क्योंकि हमारा लाभ हानि वितरण खाता बनाया किसके लिए जाता है, साझेदारों के लिए बनाया जाता है। तो साझेदारों के लिए बनाया जाता है, यानी साझेदारों को पूंजी से रिलेटेड हमारी एंट्री कहाँ करनी है, लाभ हानि वितरण में करना है। ये क्रॉस एंट्री कैसी होती है ये मैं आप सभी को समझाता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात करूंगा लाभ अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में कैसे दर्शाते हैं और स्थिर पूंजी खाता पद्धति में कैसे दर्शाते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को देता हूं। तो सबसे पहले आते हैं अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्थिर पूंजी खाता पद्धति के। मैंने बताया था कि अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में पूंजी की दोनों शेष होती है, उधार शेष भी हो सकता है, जमा शेष भी हो सकता है। तो यहां हमने लिखा शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, दोनों साइड रकम हो सकती है, या तो शेष आगे लाए यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड लिख दिया। और याद रखना पूंजी पर ब्याज की भी अगर समायोजन में कहा गया है, करार के अनुसार कहा गया है, तो पूंजी ब्याज देना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे पूंजी ब्याज। ठीक है, जो लाता है लेके जाता है उसकी एंट्री तुम्हारे लाभ हानि वितरण खाते में
नहीं होती है। इसके अलावा जो कुछ भी एंट्री होगी, चाहे वो ब्याज का होगा, चाहे वेतन का होगा, चाहे बोनस का होगा, चाहे लाभ हानि का होगा, कुछ भी होगा तुम्हारा उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो जैसे मैं पूंजी पर ब्याज कहा, पूंजी पर ब्याज अगर कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं पूंजी ब्याज लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों साइड का शेष होता है, लेकिन मोस्टली हमारा यही कहा था तो यही कर देता हूँ मैं। जैसे पूंजी पर ब्याज हमारा आया है कहां पर, लाभ हानि का, पूंजी खाते के जमा में आया, तो इसकी क्रॉस एंट्री कहां हो जाएगी, लाभ हानि वितरण खाते में। तो यहां लिखूंगा मैं पूंजी ब्याज ए और बी का, ठीक है, याद रखना, इतना हो गया। इसके बाद क्या आता है, जैसे मान लो यहाँ पर हमें पता है कि साझेदारों का पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए क्या होती है, आवक होती है। तो जब पेढ़ी के साझेदारों के लिए आवक हुआ तो पेढ़ी के लिए क्या हो गया, खर्च हो गया, क्योंकि उधार पक्ष में लिख दिया। उसी तरह अगर मैं यहाँ वेतन लिखूं, फिर उसके बाद बोनस लिखूं, उसके बाद कमीशन लिखूं और पारिश्रमिक लिखूं, ठीक है, तो ये सभी अगर साझेदारों को मिलता है, ये अगर सभी साझेदारों को मिलता है, तो साझेदारों को मिलता है तो वो सभी साझेदारों के लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगी। तो ये सभी इनकम ही, जैसे साझेदारों के लिए इनकम कहलाए तो पेढ़ी के लिए क्या होगा, खर्च होगा। तो जो चीज हमारी जमा में एंट्री होगी वो लाभ हानि वितरण के कहां जाएगा, उधार पे आ जाएगा। तो यहाँ मैं सबको साथ में लिख देता हूं, वेतन, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, बोनस, कमीशन और पारिश्रमिक मैंने लिखा, और ये सभी के सभी का क्या आ गया, ए और बी का मैंने लिखा, जो रकम मैंने यहाँ पर दर्शाया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा जमा शेष का क्लियर हो गया। इसके बाद हम उधार शेष पर आते हैं, तो उधार शेष से शेष आगे लाए, उसकी एंट्री नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आहरण, तो आहरण भी हमारा क्या है, लिया जाता है, इसलिए इसका कोई एंट्री हमारा उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर आहरण पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज होगा तो इसकी एंट्री हमें क्रॉस में करनी पड़ेगी। यहां मैंने लिखा आहरण ब्याज, आहरण ब्याज लिखा, ठीक है। अब आहरण ब्याज मैंने यहाँ पर लिख दिया, आहरण ब्याज मैंने यहाँ पर लिख चुका हूं, तो इसकी एंट्री कहां जाएगी, लाभ हानि वितरण खाते के जमा में। क्यों, क्योंकि आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या होता है, खर्च होता है, ये हमारा क्या होता है, खर्च होता है। तो यही जो खर्च होगा वो पेढ़ी के लिए क्या हो जाएगी, आवक हो जाएगी। यहां मैं लिखूंगा आहरण ब्याज, आहरण ब्याज ए और बी का, ठीक है, ये क्लियर हो गया, इतना तो हो गया। इसके बाद जो पूंजी खाते, लाभ हानि वितरण खाते में और कौन कौन सी एंट्री आती है बच्चों के पास, इतनी एंट्री तो इसकी हुई। इसके साथ साथ सबसे पहले पूंजी लाभ हानि वितरण खाते में आता क्या है, जैसे उधार शेष की मैं बात करूंगा तो उधार शेष में आता है शुद्ध हानि। क्या आता है, शुद्ध हानि। ये शुद्ध हानि तुम कहां से लेकर आए हो, लाभ हानि खाते की उधार शेष से लेके आए हो। ये कहां से लेके आए हो, उधार शेष से लेके आए हो। तो एक सवाल में याद रखना, या तो शुद्ध हानि ही होगा या तो शुद्ध लाभ ही होगा, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन मत रहना, या तो ये रहेगा या तो शुद्ध लाभ होगा, ठीक है, ये भी याद रखना। ये शुद्ध लाभ कहां का है, तो लाभ हानि खाते का जमा शेष हमारा क्या कहलाता है, शुद्ध लाभ कहलाता है, और लाभ हानि खाते का उधार शेष क्या कहलाता है, शुद्ध हानि कहलाता है। तो शुद्ध हानि होगा तो उसे हम कहां लिखेंगे, लाभ हानि वितरण खाते के उधार पे लिखेंगे, और अगर शुद्ध लाभ होगा तो हम कहां लिखेंगे, लाभ हानि वितरण खाते के जमा पर लिखेंगे। यहां तक तो क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद आता है शेष की बारी। शेष की बारी मतलब जैसे यहाँ पे मैंने टोटल किया, टोटल करने के बाद बाई चांस यहाँ का ज्यादा आया, यहाँ का ज्यादा आया, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ का ज्यादा आया और यहाँ पे टोटल करने पे कम आया। तो कम आया मतलब ज्यादा कहाँ का है, जमा का है, ज्यादा कहाँ का है, जमा का है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ज्यादा अगर जमा का होगा तो इसे हम जमा शेष कहेंगे, जमा शेष कहेंगे। और जमा शेष के अनुसार लाभ हानि वितरण खाता है तो इसको कहा जाएगा वितरण पात्र लाभ। हमेशा याद रख लेना, किसी का भी जमा शेष होगा तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो ये भी हमारा लाभ होगा, तो लाभ को हम क्या करेंगे, ए और बी दो साझेदार थे, दो साझेदारों के बीच में हम क्या करेंगे, लाभ हानि के प्रमाण के अनुसार बांट देंगे। ये मैंने बांट दिया यहाँ पर, ये हमने क्या किया, बांट दिया। और ये बांटने के बाद ये हमारा जमा शेष है, जमा शेष आया है, तो ये जमा शेष को हमें कहाँ लिखना है, डायरेक्ट पूंजी खाते में लिखेंगे।
तो जमा शेष है तो जमा पे लिखेंगे इसकी क्रॉस एंट्री। जैसे ये सभी की एंट्री यहाँ पर थी तो इसकी भी एंट्री कहाँ होगी, यहीं पर होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वितरण पात्र लाभ। ठीक है, वितरण पात्र मैंने ए और बी का लिख दिया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और अगर बाई चांस, एक सवाल में यही आएगा, अगर हो सकता है अगर हानि हुआ, जैसे बाई चांस मान लो यहाँ का ज्यादा आया और यहाँ पर क्या हो गया, कम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कम हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब उधार का ज्यादा हो गया और जमा का क्या हो गया, कम हो गया। तो उधार का ज्यादा है तो उधार शेष कहलाएगा, और उधार शेष को हम क्या कहते हैं, जैसे जमा शेष को वितरण पात्र लाभ कहे तो उधार शेष को हम क्या कहेंगे, वितरण पात्र हानि, जो हम क्या करेंगे ए और बी के बीच में बांट देंगे। ठीक है, यहां तक तो हो गया। जब इसकी एंट्री यहां पर की है तो इसकी एंट्री कहां करना पड़ेगा, उधार साइड पे। ठीक है, तो उधार साइड पे मैं क्या लिखूंगा, वितरण पात्र हानि, वितरण पात्र हानि। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया, हमारा लाभ हानि वितरण खाता क्या हो गया, क्लोज हो गया। और अब हम करते हैं किसको, पूंजी खाते की शेष को बांटते हैं। पूंजी खाते की शेष कैसे निकालते हैं, देखो जिस तरह मैंने शेष ऊपर वाले लाभ हानि वितरण खाते के लिए निकाला, उसी तरह किसके लिए निकालेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, बाई चांस मान लो यहाँ पर ज्यादा आया, मोस्टली तो यहीं पर ज्यादा आता है दोनों साइड पे, पूंजी खाते पे मोस्टली यहीं पर ज्यादा आता है, और यहाँ पे क्या आता है, कम आता है दोनों साइड। ठीक है, कम आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर शेष आगे ले गए। ठीक है, शेष आगे ले गए यहाँ पर लिखेंगे, टोटल तो यहाँ पर है ही, टोटल तो यहाँ पर है ही, ऊपर से जमा का ज्यादा है तो जमा शेष कहलाएगा। और इसको हम कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व पर, आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व पर इसका समावेश किया जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा किसके अनुसार, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, स्थिर पूंजी खाता पद्धति की ओर। सेम टू सेम यही है, थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जैसे स्थिर पूंजी खाता पद्धति में दो खाते बनते थे, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें पहला पूंजी खाता होगा, दूसरा कौन सा होगा, चालू खाता होगा। तो पूंजी खाते में जैसे मैंने बताया, पूंजी खाते में हमेशा कौन सी होती है, जमा शेष होती है। यहां लिखेंगे शेष आगे लाए, ये मैंने लिख दिया। और इसके अलावा अगर अतिरिक्त पूंजी लाते हैं, इसके अलावा अगर अतिरिक्त पूंजी लाते हैं तो यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी भी लिख सकते हो, चाहे ए लाए चाहे बी लाए। ठीक है, और इसका टोटल करने के बाद सेम टू सेम यहाँ पर लिखोगे, ये क्योंकि सेम, इसमें ज्यादा कम कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्ट तुम लिखोगे शेष आगे ले गए, ले गए लिख दिया दोनों साइड पे। ये रकम दोनों की दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें खाली बस यही दो एंट्री आती है, इसके अलावा कोई एंट्री आती नहीं है, और इसका कोई लेना देना इससे नहीं होता, क्योंकि इसका सारा लेना देना किससे होता है, लाभ हानि वितरण खाते का सारा लेना देना किससे होता है, लाभ चालू खाते के अनुसार होता है। तो चालू खाते में सबसे पहले अगर बाई चांस मान लो चालू खाता दिया हो, सवाल में चालू खाता दिया हो और पूंजी पर ब्याज कहा जाएगा, तो पूंजी खाते में लिखेंगे, नहीं पूंजी खाते में नहीं लिखोगे, वो चालू खाते में लिखोगे, पूंजी का ब्याज, पूंजी का ब्याज जैसे यहां पर लिखे थे सेम टू सेम वहां पर भी लिखा। अब पूंजी पर ब्याज यहां आया है तो उसको लाभ हानि वितरण खाते के उधार पे लिखोगे, यहां पर लिखोगे पूंजी ब्याज। ठीक है, ए और बी का। ठीक है, ये लिख दिया हमने, क्लियर हुआ इतना। इसके बाद क्या है, चालू खाते में जैसे इसकी एंट्री तो तुम डायरेक्ट कहां लिखोगे, पूंजी दायित्व, पूंजी दायित्व में लिख के इसका खेल क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका खेल क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद आगे हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था चालू खाते की दोनों शेष होती है, तो यहां भी लिखूंगा मैं शेष आगे लाए, शेष आगे लाए लिखा मैंने। ठीक है, यहां पर भी मैंने लिखा शेष आगे लाए, इसकी भी एंट्री हमारी उसमें लाभ हानि वितरण खाते में होगी नहीं। इसके साथ ही साथ जैसे चालू खाते के ब्याज के बारे में कभी कह गया है, तो यहाँ पे मैं चालू खाते का ब्याज लिख देता हूँ, चालू खाते का ब्याज यहाँ पे लिखा, तो जो चीज यहाँ पर लिखेंगे ब्याज वो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, लाभ हानि वितरण खाते के उधार पे लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ मैं लिखूंगा चालू खाते का ब्याज, चालू खाते का ब्याज ए और बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा जो भी आता था, जो हमारा यहाँ पे वेतन है, बोनस है, कमीशन है, पारिश्रमिक है, सारा का सारा एंट्री यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो होगा, जो आवक होगा, वही हमारा कहाँ चला जाएगा, लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में, क्योंकि ये भी हमारे साझेदारों का इनकम ही बताएगा, आवक ही दर्शाएगा। यहाँ वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक इत्यादि, ठीक है, ये सब दिया रहेगा। तो इन सभी को उठा के कहाँ लिखना है हमें, लाभ हानि वितरण खाते के उधार पे लिखना है, क्योंकि हमारी इनकम है। तो इनकम हमारे, जब साझेदार के लिए इनकम होगा तो पेढ़ी के लिए क्या होगा, खर्च होगा। यहाँ पर भी सेम वही लिखूंगा, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक जो किसका है, ए और बी का है। लिखने के बाद इसको क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा जमा शेष का क्या हो गया, क्लियर हुआ। ये जमा शेष का हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब उधार साइड पे आते हैं, तो उधार साइड पे भी कभी कभी होता है कि चालू खाते का ब्याज गिनने के लिए बोल देता है, क्योंकि प्रारंभिक शेष पर ही वो चालू खाते का ब्याज बोलेगा। तो चालू खाते का शेष हमारा उधार शेष पे भी आएगा, तो उधार पर लिखेंगे चालू खाते का शेष, यहाँ पे ब्याज खाते का ब्याज, ठीक है, हमने दर्शा दिया। अब इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, लाभ हानि वितरण खाते के जमा में। यहां लिखेंगे चालू खाते का ब्याज, चालू खाते का ब्याज ए और बी आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आहरण लिखते थे, यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, आहरण। आहरण लिखा, लेकिन आहरण की एंट्री वहां पर होगी नहीं, केवल और केवल किसकी होगी, ब्याज पे होगी। यहाँ आहरण ब्याज, यहां भी लिखेंगे आहरण ब्याज, क्रॉस एंट्री हो गई ए और बी का, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया था, कुछ नहीं। अब उसके बाद जैसे कि अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ इसके अंदर वैसे सेम टू सेम उसके अंदर भी बताऊंगा। यहाँ पर जैसे मान लो ज्यादा है, अब मुझे लाभ हानि वितरण खाता क्या करना है, बंद करना है। लाभ हानि वितरण खाता क्या करना है, बंद करना है। तो बंद करते समय जैसे दो चीज होता है, या तो उधार का ज्यादा आएगा तो जमा का ज्यादा आएगा। बाई चांस अगर यहाँ का ज्यादा है, जैसे पहले वाले में किए थे सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ वाला का ज्यादा है और यहाँ पर कम आए, तो कम आएगा तो क्या लिखोगे, देखो जमा का ज्यादा है तो जमा शेष कहलाएगा। जमा शेष को हम क्या कहते हैं, लाभ हानि वितरण खाते के लिए वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ, जो हमें ए और बी के बीच में बांट देना है, ठीक है। यहाँ हमने बांट दिया लाभ हानि के प्रमाण के अनुसार। और बाई चांस अगर यहाँ का ज्यादा आ जाए और यहाँ का क्या आ जाए, कम आ जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, उधार का ज्यादा है तो हमारा क्या कहलाएगा, उधार शेष कहलाएगा, उधार शेष कहलाएगा। तो उधार शेष को हम क्या कहेंगे, वितरण पात्र हानि, वितरण पात्र हानि। वितरण पात्र हानि हमें ए और बी के बीच में क्या कर देना है, बांट देना है लाभ हानि के प्रमाण के अनुसार। और अगर ज्यादा हुआ जमा शेष का, तो उसके एंट्री हमने यहाँ पे लिखा, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, जमा में। यहाँ लिखेंगे वितरण पात्र लाभ, ये हमने दर्शा दिया। और अगर यहाँ पर आया उधार शेष आया, तो उधार शेष को हम कहाँ लिखेंगे, उसके उधार पे लिखेंगे, क्रॉस में एंट्री करेंगे और यहाँ लिखेंगे वितरण पात्र हानि, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सभी को। उसके बाद जैसा फॉर्मेट यहाँ पर रखते थे, वैसे ही फॉर्मेट यहाँ पर भी रखना है। जैसे पूंजी पर मैंने बताया था कि मोस्टली क्या आता है, जमा शेष ही आता है, यहीं का ज्यादा आता है, यहाँ का कम आता है। लेकिन चालू खाते में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होता तो मतलब इसको संपत्ति में भी जा सकता है और कहाँ आ सकता है, हमारे पास दायित्व में भी लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं, जैसे यहाँ मैंने टोटल मारा, जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पर ज्यादा आया, यहाँ पे ज्यादा आया, यहाँ पर ज्यादा आया, तो यहाँ पर दोनों साइड ज्यादा आएगा, तो अब यहाँ पर कम है। मान लो यहाँ पर क्या है, कम है, तो कम है तो यहाँ लिखूंगा शेष आगे ले गए। अगर जमा शेष का है ना ज्यादा, जमा शेष का ज्यादा है तो ये जमा शेष कहलाएगा। तो जमा शेष को कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व,
ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। और बाई चांस मान लो यहां का ज्यादा आया, यहां का ज्यादा आया तो हमें कहां लेके जाओ, और यहां पर कम आए, कम आए तो हम क्या करेंगे, यहां की जगह अब यहां पर लिखेंगे उधार शेष आया है, उधार शेष को हम क्या करेंगे, शेष आगे ले गए, और इसको कहां लिखेंगे, संपत्ति में, इसको कहां लिखेंगे, संपत्ति पक्ष में इसको हम लिखेंगे। तो ये हुआ आप सभी का लाभ हानि वितरण खाता और साझेदार के पूंजी खाते के बारे में विस्तृत जानकारी। अब यदि आप सभी को हमारा अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, जिसमें मैंने आप सभी को साझेदारों के पूंजी और साझेदारों के लाभ हानि वितरण खाते के बारे में बताया, अगर आप सभी को ये समझ में आया हो, पूरी तरह से क्लियर हुआ हो, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और यदि अभी तक जिसने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे से आगे जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, कि जैसे लाभ तुम ले रहे हो वैसे ही लाभ सारे बच्चों को दिया जा सके। जय हिंद।